नमस्कार, सूचना क्रांति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज का एपिसोड नित्यानंद और उसके स्वयं के बनाए कथित देश कैलासा पर है। नित्यानंद और कैलासा ये दोनों नाम एक बार फिर चर्चा में हैं। नित्यानंद वह शख्स है जिस पर भारत में दुष्कर्म के साथ ही कई मामले दर्ज हैं। वहीं कैलासा उसका बनाया गया कथित हिंदू राष्ट्र है। ये दोनों नाम चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि कैलासा की एक प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र यूएन के मंच पर देखा गया। जिनेवा में हुई इस मीटिंग में कैलासा की प्रतिनिधि ने भारत पर कई आरोप लगाए। यूएन की बैठक में कैलासा प्रतिनिधि ने भारत के खिलाफ जहर उगला। जिनेवा में हुई इस बैठक में कैलासा की प्रतिनिधि ने कहा कि नित्यानंद को भारत ने सताया है। मीटिंग के बाद कैलासा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट की गई। उसमें कहा गया कि यूएन की एक महत्वपूर्ण बैठक में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की तरफ से विजय प्रिया नित्यानंद शामिल हुई। कैलासा की वेबसाइट पर विजय प्रिया को यूएन में कैलासा का परमानेंट एम्बेसडर बताया गया है। इतना ही नहीं, यूएन की बैठक में विजय प्रिया ने भारत पर प्रताड़ित करने का आरोप तक मढ़ दिया। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने बताया कि कैलासा के प्रतिनिधियों ने फरवरी महीने में जिनेवा में हुई यूएन की 2 पब्लिक मीटिंग्स में हिस्सा लिया था। इनमें से एक एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन की बैठक 22 फरवरी को हुई थी, जबकि दूसरी बैठक 24 फरवरी को हुई थी, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को लेकर थी, जिसका आयोजन यूएन के CESCR ने किया था। उन्होंने बताया 24 फरवरी को हुई बैठक एक ओपन पब्लिक मीटिंग थी जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता था। इस बैठक के समक्ष रखे गए सवालों या आरोपों पर एक एक्सपर्ट समिति गौर करती है, लेकिन कैलासा के विचारों पर गौर नहीं किया जाएगा। इस विवाद के बीच आइए जानते हैं कि आखिर दुनिया के नक्शे पर नित्यानंद का हिंदू राष्ट्र कैलासा आखिर है कहां, इसकी आबादी कितनी है और यहां कौन सा कानून चलता है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक भगोड़े नित्यानंद का देश कैलासा दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। यहाँ उसने जमीन खरीदी और इसे अपना देश घोषित कर दिया। भारत से इस देश की दूरी करीब 17,000 किलोमीटर है। आबादी की बात करें तो कैलासा की वेबसाइट जनसंख्या को लेकर एक अजीब सा दावा करती है। उनका दावा है कि हिंदू राष्ट्र को मानने वाले 200 करोड़ लोग इनके देश के नागरिक हैं और इसमें 1 करोड़ लोग आदि शिव को मानने वाले हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में विजय प्रिया ने दावा किया था कि कैलासा में 20 लाख अप्रवासी हिंदू रहते हैं और 150 देशों में कैलासा ने एम्बेसी और NGO खोले जा चुके हैं। इस देश का एकमात्र हिंदू धर्म है और यहाँ संस्कृत, तमिल और अंग्रेजी भाषाएं चलती हैं। कैलासा में चलने वाले कानून की बात करें तो इनका दावा है कि यहाँ शास्त्रों और मनुस्मृति पर आधारित कानून चलता है। यहाँ रहने वाले लोग मनु के नियमों को मानते हैं। कैलासा की सरकार इसे ही सबसे जरूरी और आधिकारिक धर्मशास्त्र यानी हिंदू कानून की पुस्तक मानती है। वेबसाइट के मुताबिक इस किताब के जरिए ही 1500 साल पहले प्राचीन भारत में नियम और कानून का पालन किया जाता था। नित्यानंद अक्सर चर्चा में बना रहता है। कथित तौर पर कैलासा की स्थापना के बाद 2020 में नित्यानंद ने दावा किया था कि वह खुद के देश की स्थापना कर चुका है, जिसे कैलासा नाम दिया गया है। तब नित्यानंद का कहना था कि कैलासा में कम से कम 1 लाख लोगों को बसाने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि रेप का आरोप लगने के बाद नित्यानंद डरकर देश से फरार हो गया। उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इसके बाद उसने दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर देश में जाकर जमीन का एक टुकड़ा या टापू खरीद लिया और इसे अपना देश घोषित कर दिया। देश का नाम कैलासा रखा गया। नित्यानंद इसे हिंदू राष्ट्र बताता है। कैलासा की वेबसाइट का दावा है कि इस देश में दुनिया भर में सताए गए हिंदुओं को सुरक्षा दी जाती है। यहाँ रहने वाले हिंदू जाति, लिंग का भेद किए बिना शांति से रहते हैं। कैलासा का रिजर्व बैंक, खुद की करेंसी और अपना अलग संविधान होने का दावा भी किया गया है। चलिए अब कुछ बात करते हैं नित्यानंद के जीवन से संबंधित। नित्यानंद का जन्म 1 जनवरी 1978 को तमिलनाडु में हुआ था। उसके पिता का नाम अरुणाचलम और माँ का नाम लोकनायकी है। नित्यानंद ने 1992 में स्कूली पढ़ाई खत्म की। 1995 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दावा है कि 12 साल की उम्र में ही उसने रामकृष्ण मठ में शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। 1 जनवरी 2003 को नित्यानंद ने अपना पहला आश्रम
बेंगलुरु के पास बिदादी में खोल। उसके बाद उसने कई आश्रम खोले। 2010 में नित्यानंद पर धोखाधड़ी और अश्लीलता का मामला दर्ज किया गया। उसकी एक सेक्स सीडी सामने आई थी। मामले में नित्यानंद को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन कुछ ही दिन में उसे जमानत मिल गई। साल 2012 में नित्यानंद पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद नवंबर 2019 में फिर से उस पर 2 लड़कियों के अपहरण और उन्हें बंदी बनाने का मामला दर्ज हुआ। नित्यानंद 2010 में उस समय पहली बार विवादों में आया था, जब उसका एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में नित्यानंद को एक तमिल अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा गया। नित्यानंद पर तमिलनाडु के एक दंपति ने आरोप लगाए कि उसने उनके बच्चों को गैरकानूनी रूप से कब्जे में ले लिया है। उन्हें लेकर नित्यानंद अपने अहमदाबाद के आश्रम में चला गया है। इसके बाद पुलिस ने नित्यानंद पर अपहरण, गैरकानूनी रूप से बच्चों को कब्जे में लेने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। साल 2019 में वह भारत छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद उसने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी जान लेने की कोशिश की गई, जिस वजह से उसे देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नित्यानंद ने दावा किया था कि भारत में कई बार उसकी हत्या की कोशिश की गई थी। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या वाकई नित्यानंद की तरह छोटा मोटा टापू या जमीन का टुकड़ा खरीदकर अपना देश बसाया जा सकता है? क्या कोई आम व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है? तो बता दें कि साउथ अमेरिका में कई द्वीपीय देश ऐसे हैं जहां आइलैंड खरीदा जा सकता है। आमतौर पर रईस बिजनेसमैन ऐसा करते हैं और टापू को हॉलिडे स्पॉट की तरह तैयार कर लेते हैं। आइलैंड की कीमतें लोकेशन के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती हैं। मसलन सेंट्रल अमेरिका में आइलैंड सस्ते में मिल जाते हैं, जबकि यूरोप में इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। बहामास और फ्रेंच पोलिनेशिया जैसे इलाकों में आइलैंड खरीदना आसान नहीं है। नित्यानंद ने इक्वाडोर के एक टापू पर अपना देश बनाने का दावा किया। इसे रिपब्लिक ऑफ कैलासा नाम दिया गया। दूसरे देशों की तर्ज पर यहाँ भी मान्यताएं प्राप्त भाषाएं अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल बोली जाती है। कमल का फूल यहाँ नेशनल फ्लावर है और नंदी, जो शिव वाहन कहते हैं, नेशनल एनिमल है। तो इस तरह से किसी देश में दिखने वाली तमाम छोटी बड़ी चीजें इस कथित देश ने जुटा ली। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिलने के बारे में इसलिए पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देश का फाउंडर यानी नित्यानंद भारत की तरफ से भगोड़ा घोषित हो चुका है और इंटरपोल ने नोटिस भी जारी कर रखा है। छोटा मोटा द्वीप खरीद पाना अलग बात है और देश बना पाना बिल्कुल अलग। इसके लिए इंटरनेशनल लॉ की कई शर्तें पूरी होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर कहीं भी थोड़ा कंफ्यूजन हो तो देश के तौर पर आपकी क्लेम की जा रही जमीन को मान्यता नहीं मिल पाती। अपना अलग मुल्क बना पाने के लिए अहम शर्त है देश की सीमाओं का तय होना। कोई देश कहां से शुरू और किस जगह खत्म है, ये पक्का होना चाहिए। कई बार छोटे देश एक दूसरे को मान्यता दे देते हैं ताकि आपस में लेन देन कर सकें, लेकिन असल चीज है यूनाइटेड नेशन से मान्यता मिलना। इसके बाद लोन लेने के रास्ते आसान हो जाते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF तक देश को कर्ज दे पाते हैं। अगर आपको अपने देश का कोई एजेंडा उठाना हो तो संयुक्त राष्ट्र तक अपनी बात पहुंचाना बड़ी चीज है। UN से मान्यता पाए बगैर भी देश हो सकता है, लेकिन काफी मुश्किलें होती हैं। UN से मान्यता प्राप्त करने के लिए बहुत पसीना नहीं बहाना होगा, बल्कि कुछ नियम मानने होंगे। जैसे वहां के सेक्रेटरी जनरल को इस आशय की चिट्ठी लिखनी होगी। इसके बाद UN चार्टर में अपना मुद्दा उठेगा, जिसमें आपको ये साबित करना होगा क्यों आप एक अलग देश हैं और कैसे दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। साथ ही खुद को शांति प्रिय भी साबित करना होगा। ये आसान नहीं, इसमें कई पेच आ सकते हैं। यही वजह है बहुत से देश लंबे समय तक मान्यता के लिए परेशान होते रहे। साल 1945 में UN के पास महज 51 देश थे, जो बढ़कर 193 हो गए। ये खेल मान्यता का ही नहीं, बल्कि इसका है कि देश टूटकर अलग होते हैं, गुलाम देश आजाद होते हैं, या फिर कई लोग भाषा संस्कृति के आधार पर अपना देश क्लेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना, या फिर अब दूसरा भाग
खुद को आज़ाद बलूचिस्तान घोषित करने पर है। अगर ये हुआ तो देश बढ़ जाएंगे, या फिर चीन अगर तिब्बत पर कब्जा करने में कामयाब हो गया तो एक देश कम हो जाएगा। इस तरह से देशों की संख्या घटते बढ़ते रहती है। ये तभी होता है जब लगातार नए देश बन या डिसॉल्व हो रहे हों। कई देश खुद को आज़ाद घोषित कर देते हैं। दुनिया के कुछ देश उन्हें बतौर कंट्री मान भी लेते हैं, लेकिन कुछ देश अपनाने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में वो देश विवादित टुकड़ा हो जाता है। तब मान्यता देने वाले देश भी उससे व्यापार करने से बचते हैं। जैसे ताइवान, फिलिस्तीन और उत्तरी साइप्रस इस श्रेणी में आते हैं। वे कुछ के लिए देश हैं, कुछ के लिए नहीं। ऐसा इसलिए है कोई न कोई देश उन पर अपना दावा ठोकता है, तब बेकार में उलझने की बजाय ज्यादातर देश उनसे किनारा कर लेते हैं। अगर आप एक देश हैं तो आपके पास जनता भी होनी चाहिए और उसका जीवन चलाने के लिए इकोनॉमी भी। कोई भी देश सेल्फ सस्टेन नहीं हो सकता, उसे आयात निर्यात पर भरोसा करना ही होगा। इसके लिए करेंसी भी चाहिए और देश में कल कारखाने, खेती किसानी भी। ये सब हो तो आप या कोई भी अपना देश बना सकता है। साल 2019 में भारतीय युवक सुयश दीक्षित ने अपना एक देश बना डाला। इंदौर के इस शख्स ने सूडान और मिस्र के बीच लंबी चौड़ी उस जमीन पर दावा किया जिसे कोई भी देश बंजर होने के कारण अपनाना नहीं चाहता। लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर की रेतीली मिट्टी वाली जमीन को उसने किंगडम ऑफ दीक्षित नाम दिया और अपना एक झंडा फहराकर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर तस्वीरें भी डाली थी। सुयश ने इस रेगिस्तानी जमीन को सोने का भंडार कहते हुए लोगों से इसकी नागरिकता लेने की अपील भी की थी। वैसे इसी जमीन पर पहले भी कई लोग अपना अपना देश बना चुके हैं। एक शख्स ने तो इसे किंगडम ऑफ नॉर्थ सूडान नाम देकर बाकायदा क्राउड फंडिंग भी शुरू कर दी थी ताकि देश चल सके। हालांकि ये कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। तो दोस्तों, ये थी नित्यानंद और कैलासा से संबंधित एवं नया देश बनाने से संबंधित कुछ अहम जानकारी। उम्मीद है वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और हमारे प्रयास पसंद आते हैं तो थैंक्स का प्रयोग करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।